साइक्लोन यस जो कि पिछले 2 दिन से 3 से 4 बार अपना रूट बदल चुका है, ये कल तक उड़ीसा की भद्रक या बालेश्वर के आसपास लैंडफॉल करने वाला है, जिस वजह से अभी से ही डीआरडीओ की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज को सेफ रखने के लिए सभी तैयारी कर लिया गया है। भारत की 2 मेजर फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के लिए अभी फंड्स को एलोकेट करने की प्रक्रिया में थोड़ा और डिले होने का उम्मीद किया जा रहा है। रशिया की क्लेम के मुताबिक रशियन रडार पहले से ही यूएस की टॉप सीक्रेट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करते आ रहे हैं और अभी रशियन रडार से कोई भी यूएस ओरिजिन एयरक्राफ्ट इनविजिबल नहीं होने वाला है, चाहे वो F-22 हो या फिर F-35 हो। और अंत में पैलेस्टीन की एनवॉय की तरफ से अभी भारत को इजरायल और पैलेस्टीन के बीच शांति कायम करने में मदद करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट साइक्लोन से शुरू करते हैं। वैसे अभी हमारे यहाँ जो साइक्लोन का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और हवा की जो स्पीड है वो लगभग 70 से 80 के आसपास चल रहा है। अब मैं पिछले 2 दिनों से इसकी सैटेलाइट इमेज को देख रहा था और पिछले 2 दिनों में 3 से 4 बार ऐसा हो चुका है जहां पर यह साइक्लोन अपनी प्रोजेक्टेड पाथ को बदल चुका है, जिस वजह से अभी भी किस रास्ते से आगे जाने वाला है ये बताना काफी मुश्किल है। कल तक ऐसा लग रहा था कि पारादीप जो कि हमारे घर से 20-30 किलोमीटर आगे पड़ता है उससे थोड़े आगे जाके लैंडफॉल करने वाला था। फिर दोपहर तक जो प्रोजेक्टेड पाथ था ये थोड़ा चेंज हो गया था और बताया गया कि ये धमरा के आसपास कहीं पे लैंडफॉल करने वाला था और फिर उसी किनारे से होते हुए सोरो होते हुए आगे जाने वाला था। लेकिन रात तक ये खबर सामने आई कि ये सीधे अभी बालेश्वर को हिट करने वाला है, जिसका मतलब ये था कि अब ये सीधे अब्दुल कलाम आइलैंड में जाके टकराने वाला है। अभी भी इसकी जो रेगुलर पाथ थी वो थोड़ा चेंज हुआ है और अभी ये फिर से भद्रक और धमरा के बीच कहीं पे लैंडफॉल कर सकता है, लेकिन फिर भी इसका जो असर होने वाला है वो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के ऊपर पड़ने वाली है। और वैसे भी जो साइक्लोन है हालांकि ये उतना खतरनाक नहीं है जितना हमने पहले देख रखा है, पर ये हाईली अनस्टेबल साइक्लोन है क्योंकि पिछले 2 दिनों में ये 2 से 4 बार अपनी रास्ता को बदल चुका है। तो आगे चल के कहाँ पर लैंडफॉल करने वाला है इसको 100% गारंटी के साथ बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी भी वक्त अपने रास्ता को बदल सकता है। अभी डीआरडीओ के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये था कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि ये लगभग 110 किलोमीटर अंदर समंदर के बीच पड़ता है, जहां पर हवा की स्पीड लैंड के मुकाबले काफी ज्यादा रहने वाली है। अब यहाँ पर हमारे सभी मिसाइल की टेस्टिंग किया था और इसको 1982 में हमारी इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर बनाया गया था और डीआरडीओ के मुताबिक ये फैसिलिटी लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना काफी जरूरी है। और डीआरडीओ की ऑफिशियल का कहना है कि इससे इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज को कोई खास खतरा नहीं होने वाला है और वैसे भी 1999 में जो सुपर साइक्लोन हुआ था उसे भी आसानी से झेल गया था। साइक्लोन यस उसके मुकाबले कुछ भी ज्यादा नहीं होने वाला। इनफैक्ट पिछली बार जो फनी आया था और उसके बाद अम्फान आया था वो दोनों इससे ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन फिर भी अभी सभी प्रकार की सावधानी बरती जा रही है। अगला अपडेट भारत की फ्यूचर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेके है। एरो इंडिया शो के दौरान आपने देखा होगा एडीए की तरफ से अपनी फ्यूचर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके काफी कुछ रिवील किया गया था, जिसमें तेजस MK2 से लेके ट्विन इंजन डिगवेस्ट फाइटर तक शामिल थे। इसके बाद एमका की नई मॉडल्स को भी डिस्प्ले किया गया था, जिसके डिजाइन को लगभग फाइनल किया जा चुका है और अभी 2025 तक इसकी पहली प्रोटोटाइप्स को बनाने का प्लान भी किया गया है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इसके लिए फंड्स एलोकेट नहीं किए गए हैं। अब इनको जून से पहले एलोकेट करने का प्लान किया गया था, लेकिन इसमें अभी थोड़ा और डिले होने की उम्मीद किया जा रहा है और शायद 2021 की 3rd क्वार्टर में इसके लिए फंड्स को एलोकेट किया जा सकता है। अभी एमका की लगभग 120 यूनिट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा सकता है और ये मिनिमम नंबर है जो कि आगे चल के बढ़ भी सकता है, क्योंकि पहले फेज के अंदर एमका की मार्क 1 स्टैंडर्ड की लगभग 40 यूनिट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा, जिनको 2030 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना शुरू किया जाएगा और उसके बाद 2035 तक एमका की मार्क 2 वेरिएंट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना शुरू किया जाएगा। और अभी इस स्टैंडर्ड की लगभग 80 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का एम रखा गया, जो कि एक 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है। अभी तक एडीए को एमका की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 2018 में लगभग 200 करोड़ एलोकेट किया गया था, जिसके अंदर इसकी डिजाइन वर्क को करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इसकी कंप्लीट प्रोटोटाइप्स को बनाने के लिए एडीए की तरफ से लगभग 15,000 करोड़ का डिमांड किया गया है, जिसमें 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर और प्रोटोटाइप्स वगैरह बनाए जाने वाले हैं। इसके अलावा एडीए अभी ट्विन इंजन डिगवेस्ट फाइटर को भी 2030 तक ऑपरेशन लोन में डिप्लॉय करने के लिए तैयारी कर रही है, जो कि एक 4++ जनरेशन की या 5- जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है और इसके डेवलपमेंट के लिए भी लगभग 13,000 करोड़ का डिमांड किया गया है।
अभी तक इसके लिए ऑफिशियली फंड्स एलोकेट नहीं हुए हैं, लेकिन एडीए की तरफ से तेजस की नेवल वेरिएंट के लिए एलोकेट किए गए फंड्स को इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आगे चल के जब इसकी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को बनाया जाएगा या फिर प्रोटोटाइप को बनाने की कोशिश की जाएगी, तब जाके एडीए और एचएएल दोनों को फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जिस वजह से अभी जल्दी से जल्दी इसके लिए फंड्स को एलोकेट करने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि इसकी भी अभी पहली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को 2026 तक बनाने का एम रखा गया है। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट और रशिया को लेके। आप सभी को पता होगा कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच चल रही कोल्ड वॉर में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज्यादा फोकस करने का फैसला किया गया था, जबकि रशिया की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर और एंटी स्टेल्थ प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा था, जिस वजह से जब एक तरफ यूनाइटेड स्टेट F-22 या F-35 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर को इन्वेस्ट कर रहा था, तो दूसरी तरफ रशिया अभी भी अपने 4.5 जनरेशन की फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर रहा था और साथ ही S-400 सिस्टम जैसे लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर रहा था। लेकिन आज तक ये सवाल क्लियर नहीं हुआ है कि रशियन सिस्टम यूनाइटेड स्टेट की स्टेल्थ प्लेटफॉर्म को डिटेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और आपने देखा होगा यूनाइटेड स्टेट अपनी F-35 फाइटर जेट को S-400 सिस्टम से जितना दूर हो सके उतना रखने की कोशिश करता है, ताकि S-400 सिस्टम इसके रडार सिग्नेचर को मैप नहीं कर पाए। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट अपनी किसी भी अलाइड नेशन को इसको एक्वायर करने नहीं देता है। इसी बीच रशिया की टॉप डिफेंस कंपनी अल्माज एंटे की तरफ से ऑफिशियली क्लैरिफाई किया गया है कि रशिया के पास ऐसे सिस्टम पहले से ही मौजूद है जो कि यूनाइटेड स्टेट की F-35 या फिर F-22 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे सिस्टम पहले से ही रशिया के पास ऑपरेशनल कंडीशन में है। इस रडार का नाम नेबो M रखा गया और ये एक हाई फ्रीक्वेंसी रडार है, जिसको 2017 से रशिया की वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशनल किया गया था। ये एक ऐसा रडार है जिसका रेंज लगभग 1000 किलोमीटर है, और रशिया के क्लेम के मुताबिक ये रडार स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, और इसके साथ बाकी का काम S-400 सिस्टम आसानी से कर सकता है। और अल्माज एंटे की तरफ से अपने इन सिस्टम के ऊपर काफी भरोसा जताया गया है कि आसानी से यूनाइटेड स्टेट की किसी भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना और उनको इंटरसेप्ट करने में काफी अंतर होता है, और जैसे कि इनका जो रडार क्रॉस सेक्शन होता है वो काफी कम होता है, तो अगर ये एक बार को इनको रडार में ट्रैक कर भी लिया जाता है, लेकिन फिर भी आगे चल के इनको एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट कर पाना काफी मुश्किल काम होता है। और आज के मॉडर्न जनरेशन के एयर डिफेंस सिस्टम इनके साथ कितनी एक्यूरेसी के साथ एंगेज हो पाएंगे, ये तो रियल एंगेजमेंट के बाद ही पता लगने वाली है। अगला अपडेट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर। आप सभी जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंदर चाइना अभी लगभग $60 बिलियन को इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि चाइना को सीधे अरबियन से तक जुड़ने में मदद करने वाला है। हालांकि इसको चाइना एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बता रहा है, लेकिन असल में ये चाइना को मिलिट्री यूज के लिए भी काफी मदद कर सकता है, और भारत के साथ होने वाली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में चाइना इसका इस्तेमाल करके काफी कम वक्त के अंदर ही भारत को दो तरफ से घेरने की कोशिश कर सकता है। और वैसे भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पीओके रीजन से होते हुए जाता है, जिस वजह से भारत शुरू से इस बात का विरोध करता आ रहा है, क्योंकि हमारा मानना ये कि पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन भारत का है, जबकि अभी चाइना वहां पर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहा है वो सब पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहा है। यानी कि एक तरीके से चाइना हमारे जमीन के ऊपर हमारे बिना इजाजत के रोड्स वगैरह बना रहा है। इसी बात को लेकर भारत शुरू से ही चाइना के इस प्रोजेक्ट का विरोध करता आ रहा था, लेकिन अभी फिर से एक बार चाइना की तरफ से अपनी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को डिफेंड करते हुए कहा गया कि ये एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट होने वाला है जिसका किसी भी तीसरे देश के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और किसी तीसरे देश को हानि पहुंचाने के लिए इसको बनाया नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी इनके दिमाग में इतना अभी तक नहीं घुस रहा है कि भले इसको वो किसी तीसरे देश को हानि ना पहुंचाने के इरादे से बना रहे हैं। वैसे इसको मानना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बार को अगर इसको मान भी लेते हैं तो तब भी जिस रीजन में चाइना इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो पूरा इलाका एक डिस्प्यूटेड रीजन में आता है, और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर देश और एशिया की सबसे बड़ी भिखमंगी देश के बीच इसको लेके आज भी डिस्प्यूट चल रहा है, और इसको लेके कई बार जंग भी हो चुका है। और ये बात भी चाइना को अच्छी तरीके से पता है कि इसको लेके फ्यूचर में भी जंग वगैरह हो सकते हैं, जिससे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को खतरा होने वाला है। लेकिन चाइना तब भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि इससे भारत के इंटरेस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, और कश्मीर इशू को लेके पहले चाइना का जो स्टैंड था वो आज भी बरकरार है, और अभी वो इसे अफगानिस्तान के साथ भी जोड़ने की कोशिश करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत, इजरायल और फलस्तीन को लेके। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में इजरायल और फलस्तीन के बीच लगभग 11 दिन तक हैवी फायरिंग एक्सचेंज किया गया था, जिसमें फलस्तीन के सपोर्टर हमास की तरफ से लगातार इजरायल के ऊपर रॉकेट वगैरह फायर किया गया था, और इजरायल की तरफ से भी हमास के ऊपर जबरदस्त काउंटर अटैक लॉन्च किया गया था। इस दौरान जब सभी देश इनमें से किसी एक देश को समर्थन कर रहे थे
उसी दौरान भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक डिसीजन लेते हुए बोथ इजराइल और फलस्तीन को जंग को रोकने के लिए बोला गया था। और भारत का इन दोनों देशों के साथ रिलेशन अच्छे होने की वजह से भारत सीधे तौर पर किसी का साथ नहीं दे रहा था। भारत और इजराइल की फ्रेंडशिप की बात करें तो ये काफी पुरानी है और 1971 से आज तक जब भी भारत को किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा है उसमें इजराइल भारत के साथ खड़ा हुआ है। ठीक उसी तरीके से भारत पहला नॉन अरब नेशन था जिसने पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन स्वीकार किया था और फिर 1988 में पैलेस्टीन को एक देश के तौर पर भी स्वीकार किया था। और उसके बाद भी भारत के और इजराइल के जो रिलेशन थे वो वैसे ही रहे थे, यानी कि भारत और इजराइल के जो रिलेशन थे वो काफ़ी अच्छे थे और भारत का पैलेस्टीन के साथ भी जो रिलेशन था वो काफ़ी अच्छा रहा है। इसी बात का फायदा उठाकर अभी पैलेस्टीन की एनवॉय की तरफ से भारत को इजराइल और पैलेस्टीन के बीच शांति कायम करने में मदद करने का रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अब सभी मिडिल ईस्ट नेशन के साथ भारत का काफी अच्छा रिलेशन रहा है और इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशन होने की वजह से पैलेस्टीन के एनवॉय के मुताबिक भारत इकलौता ऐसा देश है जो कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच अभी पीस को कायम कर सकता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के ऊपर उनको भरोसा नहीं है। और रशिया की तरफ से भी इसमें एक बार कोशिश किया गया था जो कि फेल हो गया था और अभी भारत उनका आखिरी उम्मीद है जो कि यहाँ पर एक मेजर रोल को प्ले कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये काफी बड़ी बात होने वाली है। लेकिन क्या भारत की तरफ से ऐसा कोई स्टेप लिया जाएगा या फिर इसमें भारत कामयाब हो पाएगा, ये तो वक्त आने पर ही पता लगने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।